इंटीग्रेशन जो चैप्टर है उसका नाम जो है क्या है, वो इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब कोई ना कोई चीज है वो कोलैबोरेशन में काम कर रहा है। हमारी बॉडी को, हमारे कंप्लीट बॉडी सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए दो मेजर सिस्टम सामने आते हैं। वो दो मेजर सिस्टम होता है, एक तो है न्यूरल कंट्रोल जिसमें आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल सब आ जाए। दूसरा होता है केमिकल या हार्मोनल कंट्रोल जिसमें आपका सारा एंडोक्राइन सिस्टम आ जाएगा, जिसमें आपके सारे के सारे सिस्टम्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से हार्मोन से भी कंट्रोल हो। जो न्यूरल कंट्रोल है और जो हार्मोनल कंट्रोल, दोनों ही आपस में इंटरलिंक होके चलते हैं, इसलिए इसको बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोला गया था पहले इन चैप्टर्स को। ठीक है, जिसमें हम ब्रेन वाला पार्ट और एंडोक्राइन वाला पार्ट दोनों को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। हमारी पूरी बॉडी जो है इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ ही चल रही है। दोनों में से एक भी सिस्टम अगर आपने माइनस करवा दिया तो आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऑल अबाउट दी हॉर्मोन्स, कहाँ से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ऑल दैट। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है दैट व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशंस को हम लोग बोलते क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं, जैसे कि आपने एनिमल टिश्यूज में भी पढ़ा, that they are the glands in which the secretions are secreted out in blood. There is no duct present in these glands. इस glands में कोई भी duct नहीं होता। जैसे बाकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनके डक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू ये अपनी सिक्रीशंस छोड़ते हैं उस डक्ट्स में या उस पाइपलाइन में एक तरह से। ठीक है, बट एंडोक्राइन ग्लैंड में देर इज नो डक्ट, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड है तो इनको अपना सिक्रीशन कहाँ छोड़ना पड़ेगा, ब्लड में छोड़ना पड़ेगा। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसका जो टारगेट ऑर्गन होता है, मतलब जो हार्मोन इन एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं उसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, एंड इट द हार्मोन्स ट्रेवल वाया ब्लड। ठीक है, जब हम हार्मोन की बात करते हैं तो हमको हार्मोन के कुछ कुछ फीचर्स भी पता होने चाहिए दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज हार्मोन। सबसे पहली बात कि ये जो हार्मोन है ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, इससे कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, जबकि इससे हम कोई ना कोई एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी बॉडी को इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, बट ये हमारी बॉडी के बहुत ही ज्यादा वाइटल सिस्टम्स, बहुत ही ज्यादा वाइटल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो हॉर्मोन्स हैं जब निकलेंगे किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड से तो बल्क में कभी भी नहीं निकलेंगे। जब भी हार्मोन किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है इनटू द ब्लड तो वो हमेशा बहुत स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है, ज्यादा अमाउंट में हम रिलीज नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हार्मोन चाहिए उस वक्त उतना ही हार्मोन रिलीज होगा। ऐसा नहीं है बहुत सारा एक साथ रिलीज कर दिया फिर स्टोर करके कहीं पे बहुत दिनों तक रख दिया, ऐसा नहीं है। ये जितना चाहिए है, जितना रिक्वायर्ड है, उतना धीरे 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 रिलीज होता है। नेक्स्ट चीज जो हार्मोन के बारे में आपको पता होनी चाहिए, हार्मोन जो है धीरे धीरे रिलीज होंगे, धीरे धीरे एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होंगे, धीरे धीरे टारगेट के पास पहुंचेंगे। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है दैट इज स्लोअर एज कंपेयर टू द न्यूरल एक्शन। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं आपके, उनके कंपैरिजन में इसका जो एक्शन है, हार्मोन का जो एक्शन है दैट इज स्लोअर। सो देयरफॉर एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स स्लोअर एज कंपेयर टू द नर्वस सिस्टम। उसमें तो इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल दोनों ही impulses जाते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स द impulses मूव ऑल इन केमिकल फॉर्म। सब का सब केमिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे हार्मोन, एंड इट विल बी स्लोअर एज कंपेयर टू दी नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ह्यूमन में कौन कौन से हैं और इनके जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कोई ना कोई हार्मोन रिलीज कर रहा है, मान लीजिए ये हार्मोन। ठीक है, अब ये मान लो इसका है टारगेट सेल। ठीक, अब इस टारगेट सेल को कैसे पता चलेगा कि भाई यही हार्मोन है जो मुझे चाहिए? बिकॉज इस टारगेट सेल के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा which is specific to this hormone. That receptor is specific to this hormone. वो रिसेप्टर क्या करेगा, it will first recognize that hormone and then it will let that hormone to bind to this receptor जो टारगेट सेल पे है। ये रिसेप्टर टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पे भी हो सकता है
और ये रिसेप्टर टारगेट सेल के अंदर न्यूक्लियस में भी हो सकता है। ठीक है, दैट डिपेंड्स कि कौन सा हार्मोन है, उसके अलग अलग उस तरह से रिसेप्टर होते हैं, वो एंड में आएगा टॉपिक इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ग्लैंड्स हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोजीशंस क्या है अलग अलग ग्लैंड्स। ठीक, सबसे एंटीरियर मोस्ट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे एंटीरियर मोस्ट पोजीशन पे आएंगे आपके हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस आएगा सबसे पहले। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, डायंसिफिलोन का ही पार्ट है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस के नीचे आउटबल्ज होगा एक, जैसे मान लीजिए दिस इज हाइपोथैलेमस, देन दिस इज पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी, और ये मान लीजिए हाइपोथैलेमस है तो इसके पीछे वाला पोर्शन ये दिस इज पीनियल ग्लैंड। ओके, तो ये आपको एंटीरियर मोस्ट पोजीशन पे ब्रेन में दिखेंगे, दैट इज हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। ये तीनों ही आपको ब्रेन में दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए नेक की पोजीशन पे। नेक की पोजीशन पे आपको सामने वाली साइड पे दो थायराइड ग्लैंड दिखेंगे, मतलब अ पेयर ऑफ थायराइड ग्लैंड। और पीछे वाली साइड पे, इसके पीछे वाली थायराइड ग्लैंड के ही जस्ट पीछे वाली साइड पे पेयर में आपको पैराथायराइड ग्लैंड दिखेंगे। मतलब हर एक थायराइड ग्लैंड के पीछे दो पैराथायराइड ग्लैंड पीछे लगे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड हो गया। फिर उसके बाद में आता है आपका हार्ट। हार्ट के पास प्रेजेंट होगा आपका थाइमस ग्लैंड, तरह से हार्ट के, ये मान लीजिए दिस इज हार्ट, तो हार्ट के जस्ट पास में प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। तो ये थाइमस हो गया नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद आती है आपकी पैनक्रियास। पैनक्रियास हमने बोला कि क्या है, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी है, इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है, तो हम तो एंडोक्राइन पार्ट पढ़ेंगे ना इस चैप्टर। ठीक है, तो पैनक्रियास को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर आता है आपकी किडनीज। किडनीज के ऊपर कैप होती है। ठीक है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, येलो से कलर का दिखता है, दैट इज एड्रिनल। तो किडनीज के ऊपर ये आपको ये एड्रिनल ग्लैंड दिखेंगे, अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड आर प्रेजेंट। फिर उसके बाद में डिपेंड्स, अगर ये बॉडी फीमेल की है तो दे विल बी हैविंग ओवरीज, दैट इज ऑल्सो अ ग्लैंड। अगर ये बॉडी मेल की है तो दे विल बी हैविंग टेस्टिस, that is also acting as an endocrine gland. ठीक है, because they are releasing hormones. Okay, चलिए अब देखते हैं कौन सा हार्मोन पेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस पेयर में देख लेते हैं कौन सा प्रेजेंट है। सबसे पहले तो आपको पेयर में जो दिख रहा है दैट इज टेस्टिस। ठीक, ओवरीज भी पेयर में होती है, एड्रिनल ग्लैंड भी पेयर में होता है। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड भी पेयर में होता है, पैराथायराइड भी पीछे दो पेयर्स में होता है बल्कि। ठीक है, तो ये सारे ग्लैंड्स जो आपको पेयर में दिखेंगे, तो पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी ग्लैंड्स की। ठीक, चलिए कुछ और चीजें होती हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं है बट स्टिल हॉर्मोन्स निकाल रहे हैं। जैसे कि कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं कुछ हॉर्मोन्स रिलीज। कुछ हॉर्मोन्स लिवर में रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन हार्ट से रिलीज होते हैं। ठीक है, जैसे एंटी नेट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ, वो हार्ट से रिलीज होगा। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे कौन कौन से एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स हैं। सबसे पहला आपका आता है एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है उसमें बहुत सारे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सिक्रीशंस छोड़ते हैं हार्मोन की, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियाई। तो लॉट्स ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, टू प्रोड्यूस हार्मोन। ठीक है, हॉर्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे वो जाके फिर कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स हैं वो जाके पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। मैक्सिमम हॉर्मोन्स नो डाउट पिट्यूटरी ग्लैंड ही निकाल रहा है, बट द एक्शन ऑफ दैट हॉर्मोन्स, कि उनको रिलीज करना है या नहीं रिलीज करवाना या इनहिबिट करवाना है, वो कौन कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा कौन, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक्चुअल में कंट्रोल करता है पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को। ठीक है, नेक्स्ट चीज, हाइपोथैलेमस दो तरह के हॉर्मोन्स निकालता है। एक होते हैं रिलीजिंग हॉर्मोन्स और एक होते हैं इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। रिलीजिंग हॉर्मोन्स क्या होते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा तो ये वाला हार्मोन रिलीज करवा, मतलब इन शॉर्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करवाएगा, ये स्टिमुलेट करवाएगा टू रिलीज सम सॉर्ट ऑफ हार्मोन।
इनहिबिटरी हॉर्मोन्स क्या होते हैं? इट विल इनहिबिट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू नॉट रिलीज सम हॉर्मोन्स, ठीक है, इट विल इनहिबिट या रोकेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम ये हॉर्मोन्स मत निकालो, वो इनहिबिटरी हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। रिलीजिंग हॉर्मोन्स के एग्जांपल जैसे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, ठीक है। तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी को बोलेगा कि तुम गोनाडोट्रोफिन हार्मोन निकालो, समझ रहे हो? ऐसे ही जैसे सोमेटोस्टेटिन, तो सोमेटोस्टेटिन बेसिकली पिट्यूटरी को जाके बोलेगा तुम सोमेटोट्रोफिन मत निकालो या ग्रोथ हार्मोन मत निकालो, ठीक है। तो इस तरह से इनहिबिटरी हार्मोन्स एंड रिलीजिंग हार्मोन्स काम करते हैं, ओके। हाइपोथैलेमस जो है उसकी लोकेशन मैंने आपको बता दिया है, दैट हाइपोथैलेमस विल बी प्रेजेंट इन द ब्रेन, ठीक। नेक्स्ट चीज जो आपको हाइपोथैलेमस के बारे में जाननी है दैट इज कि जो पिट्यूटरी है, ये मान लीजिए दिस इज पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये जो पिट्यूटरी है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है, ये खैर हम आगे भी पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस में दो पार्ट्स आ जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड मिडल पिट्यूटरी, और न्यूरो हाइपोफाइसिस में एक पार्ट आ जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो पता चला हमको ये फिजियोलॉजी को पढ़ने के बाद कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस इनडायरेक्टली, ठीक है। बहुत सारे इस तरह से ब्लड वेसल है मान लो, ठीक है, और इस ब्लड वेसल को कंट्रोल कर रही है हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स, मतलब इनडायरेक्टली वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रही है। इन इन शॉर्ट की एंटीरियर पिट्यूटरी में से कौन सा हार्मोन रिलीज होना चाहिए, कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं होना चाहिए, वो कौन डिसाइड कर रहा है इस वक्त? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स डिसाइड कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, बट हॉर्मोन्स जो है वो तो पिट्यूटरी में ही बन रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना ये बात कि जो हॉर्मोन्स है एंटीरियर पिट्यूटरी के, वो तो एंटीरियर पिट्यूटरी में ही बन रहे हैं, पर उनको रिलीज होना है या नहीं होना ये बस हाइपोथैलेमस डिसाइड कर रहे हैं। बट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसके जो हॉर्मोन्स हैं वो भी हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं। जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स जो है अपनी न्यूरॉन टर्मिनल में छोटी छोटी वेसिकल्स बनाते हैं, न्यूरोसिक्रीटरी वेसिकल्स, जिसके अंदर हॉर्मोन्स बनाते हैं वो, ठीक है। और फिर ये हॉर्मोन्स आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज होते हैं। दैट मीन्स कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स विल बी मेड इनसाइड द एंटीरियर पिट्यूटरी ओनली बट विल बी कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस, okay, by the hypothalamo hypophyseal portal system, okay, this is a portal vein एंड ऊपर एक न्यूरॉन होगा विच विल बी कंट्रोलिंग दिस पोर्टल वेन, और जो फर्दर एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को कंट्रोल करेगी टू रिलीज और नॉट टू रिलीज, but the hormones will be made in the anterior pituitary only. But in case of posterior pituitary, the hormones are made in hypothalamus by the hypothalamic neurons and then are released into the posterior pituitary. That means posterior pituitary सिर्फ hormones को लेने का काम कर रहा है hypothalamus, बना कौन रहा है उसको? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये चीजें प्लीज आप ध्यान रखना, ओके। तो दिस वाज अबाउट द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट आर द हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो याद रखना है दैट इज कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दैट इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, अब बताया मैंने आपको, ठीक है। दूसरी चीज, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दैट इज लोकेटेड इन सेला टर्सिका। सेला टर्सिका कुछ नहीं है, बस एक कवर है, बोनी कवर, ठीक है। अ बोनी कैविटी और अ बोनी कवर विच इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक, ओके। ये मान लीजिए दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज द स्टॉक एंड दिस इज द बोनी कैविटी नोन एज सेला टर्सिका, और इसके अंदर होता है आपका पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, ओके। दिस इज द स्टॉक, ओके। तो इस तरह से पोजिशनड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इस तरह से कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस के साथ। अभी मैंने आपको बताया दैट पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। Adenohypophysis consists of two further parts, anterior pituitary and middle pituitary.
The neurohypophysis consists of or is also known as posterior pituitary. क्लियर? एक एक करके अब हम हॉर्मोन्स देख लेते हैं कौन कौन से रिलीज होंगे एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। सबसे पहले आता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में से जो हॉर्मोन्स आपके रिलीज होंगे वो कुछ इस तरह है। सबसे पहला हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन विच विल बी रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है? ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसका काम एज द नेम सजेस्ट, उसका काम क्या होगा? इट विल रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। क्या करेगा वो? इट विल रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ बॉडी। ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रोफिन। Somatotropin. Okay, so growth hormone, also known as somatotropin, will regulate the growth of the body. If this growth hormone is secreted in more amount than normal, अगर ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो गया ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो क्या हो जाएगी इसकी हाइपर सिक्रीशन, एंड द हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स रिजल्ट्स इन जाइजेंटिज्म। ठीक है? और गाइजेंटिज्म, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें बिल्कुल जायंट लाइक बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े पैर, बहुत बड़ी हाइट। ठीक है? मोर देन नॉर्मल। बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, वीक बोन होती है ऐसे लोगों की, बहुत बड़ी हाइट हो जाती है। ठीक है? तो ये हाइपर सिक्रीशन की वजह से होगा। और हाइपोसिक्रीशन की वजह से क्या होगा? हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपो मतलब नॉर्मल से कम सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन विल रिजल्ट इन दी ड्वार्फिज्म। बोनेलो, ड्वार्फिज्म, बहुत छोटी हाइट। ठीक है? तो ये इसके हैं इल इफेक्ट्स ऑफ हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी का, दैट इज प्रोलैक्टिन, आल्सो नोन एज पीआरएल। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का काम होता है, प्रो मतलब प्रोड्यूस, प्रो मतलब प्रोड्यूस, तो इट विल प्रोड्यूस मिल्क। मिल्क की प्रोडक्शन वाला हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि एक ऑक्सीटोसिन भी होता है जो मिल्क इजेक्शन के लिए होता है, मिल्क रिलीज के लिए होता है। बन तो कहाँ रहा है मिल्क, किसकी वजह से रहा है? प्रोलैक्टिन की वजह से। ठीक है? सो प्रोलैक्टिन इज द मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, और प्रोलैक्टिन विल प्रोड्यूस मिल्क, पीआरएल होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। थर्ड टाइप ऑफ हार्मोन होता है, जस्ट अ सेकेंड, थर्ड टाइप का जो हार्मोन होगा दैट विल बी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब क्या है? बहुत, हर हार्मोन के नाम में उनका मतलब होगा कि ये ऐसा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज थायरॉक्सिन्स और थायराइड हार्मोन। ठीक है? सो दिस विल स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज द थायराइड हार्मोन और थायरॉक्सिन। ठीक? फोर्थ टाइप का हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है दैट इज एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, as the name suggests. This hormone will stimulate, this hormone will stimulate the synthesis and secretion of glucocorticoids from adrenal cortex. ठीक है? एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा क्या? कुछ कॉर्टिकॉइड्स को या कुछ हार्मोन्स को विच आर रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, जब आप एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब आप डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिफ्थ टाइप का हार्मोन जो रिलीज होता है दैट इज फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग FSH का काम क्या है? अगर तो मेल में रिलीज हो रहा है तो ये क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को करवाएगा। ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करवाएगा FSH, अगर मेल में रिलीज हो रहा है तो। अगर फीमेल में FSH रिलीज हो रहा है तो ये क्या कराएगा? जो ओवेरियन फॉलिकल्स होता है, जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं या जो एग होता है उसको मैच्योर करवाता है। ठीक है? उसको बड़ा करवाता है। कौन? FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
करेक्ट। उसके बाद सिक्स्थ हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा दैट विल बी दी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एलएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इसका मेन काम होता है इन द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन मेल हार्मोन है ज्यादा, ठीक है। तो एंड्रोजन्स को सिक्रीशन में हेल्प करवाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अगर मेल में रिलीज हो रहा है तो। अगर फीमेल में रिलीज हो रहा है तो क्या करवाएगा, इफ इन केस ऑफ फीमेल ये क्या कराएगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है फीमेल में उसको मेंटेन करके रखता है। नाउ व्हाट इज दिस कॉर्पस ल्यूटियम, देखिए फटाफट बता देती हूँ मैं आपको। जैसे 0 to 5th डे होता है मेंसेस या पीरियड, ठीक है, ब्लीडिंग होगा उस समय 0 to 5th डे। और फिर 14th डे होता है आपका ओव्यूलेशन, जब आपका ओवरी से एग रिलीज हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर होता है फलोपियन ट्यूब इस तरह से, और ये है यूट्रस। ओके, तो एग रिलीज हो गया, ये जाएगा फेलोपियन ट्यूब के पास एग, ठीक। अब यहाँ पे ये वेट करेगा कुछ दिन फॉर दी स्पर्म टू कम। ओके, तो वो कुछ दिन में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये जो एग होता है ये कवरिंग के अंदर होता है, ठीक है, एक कवरिंग के अंदर होता है जिसको हम फॉलिकल बोल देते हैं। एग तो रिलीज हो गया तो कवरिंग तो खाली बच गई ना, वो जो खाली कवरिंग है वो बना देती है कॉर्पस ल्यूटियम, जिसकी वजह से रेगुलर सप्लाई मेंटेन रहता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। और इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो बहुत थिक हो जाती है, ताकि जस्ट इन केस स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो हमको इम्प्लांटेशन करना पड़ेगा, हमको बच्चे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए यूट्रस की वॉल बहुत थिक होनी चाहिए, तो उसके लिए हेल्प करवाता है ये प्रोजेस्टेरॉन जो कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा है, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में आपने क्या पढ़ा है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में हेल्प करवाता है, कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में हेल्प करवाता है, कि ताकि वो रेगुलर रिलीज सप्लाई या कर सके प्रोजेस्टेरॉन का। अगर स्पर्म आ गया, फ्यूजन हो गया, तो ये अच्छे से इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इसका रिलीज कॉन्टिन्यूस रहेगा थ्रू आउट प्रेगनेंसी। अगर स्पर्म नहीं आया, ये एग के पास अगर स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो एग ऐसे कैसे बाहर चला जाएगा, ऐसे कैसे बाहर चला जाएगा, अपने साथ साथ ये जो मोटी हुई थी अच्छी खासी एंडोमेट्रियम उसको भी ले जाएगा। तो इनर एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड, egg shed and some blood comes out during this 0 to 5th day again, और ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा जब तक प्रेग्नेंट नहीं होती लेडी तब तक, ठीक है। तो ये आपका कुछ हॉर्मोन्स थे एंटीरियर पिट्यूटरी के। अब आते हैं हम लोग मिडिल मिडिल पिट्यूटरी में। मिडिल पिट्यूटरी बेचारा वैसे ही सप्रेस सा है, बिल्कुल एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कोई हार्मोन इसमें तो बन नहीं रहा, इसको हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी ही बनाता है, पर इसको दे देता है फिर, ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो मिडिल पिट्यूटरी ले दे के बस एक ही हार्मोन सिक्रीट करवाता है, दैट इज MSH, या मिलेनोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट मतलब मिलेनिन से कुछ ना कुछ रिलेशन है इसका, ठीक है। तो आपको पता है जो मिलेनिन होता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्किन कलर, डार्क कलर ऑफ द स्किन, ठीक है। तो आपके जो मिलेनोसाइट्स होते हैं, मिलेनोसाइट्स आर मिलेनिन कंटेनिंग सेल, ठीक है, मिलेनिन कंटेनिंग स्किन सेल्स आर मिलेनोसाइट। तो मिलेनोसाइट्स पे जाके एक्ट करता है और डार्क कलर देता है स्किन को, विच इज रिक्वायर्ड, राइट। और पिगमेंट्स देता है स्किन को। अगर एमएसएच की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में तो फिर आपको होती है बहुत सारी बीमारियां, जैसे एल्बिनोस ना, व्हाइट व्हाइट हो जाते हैं पूरे, ओके। तो ये था मिडिल पिट्यूटरी का हार्मोन। और लास्ट आता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो दो मेजर हार्मोन्स रिलीज करवाता है, ठीक है। और आपको पता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन बना रहा है, बना तो हाइपोथैलेमस रहा है, फिर दे रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, राइट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स रिलीज करवाता है, दैट इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो नोन एज वेस्टोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन रिलीज करवाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या करते हैं, फंक्शन क्या होता है, एडीएच का जो काम होता है कि जब यूरिनेशन होता है या जब यूरिन आउटलेट होता है
उससे पहले हमको यूरिन को कंसंट्रेट, कितना कंसंट्रेटेड होना चाहिए यूरिन, प्लस कितना यूरिन बाहर निकालना है, कितना यूरिन यूरिन जो है वो आउटलेट करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा एडीएच या वेसोप्रेसिन, ठीक है। प्लस ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में भी वेसोप्रेसिन का रोल है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का मेजर काम होता है, इट इज अ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क को इजेक्ट करवाएगा ब्रेस्ट से, ठीक है। तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। प्लस एक और रोल है इसका, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी के समय में, चाइल्ड बर्थ के समय में जो पेन होता है, ओके, तो जो पेन होता है वो किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, दैट इज ड्यू टू द इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि उसके अंदर जो बच्चा है वो बाहर निकल सके। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ये कौन करवाता है? ये करवाता है ऑक्सीटोसिन। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन प्लस साथ ही में मिल्क इजेक्शन, दोनों ही किसका काम है? ऑक्सीटोसिन का। एडिनोकोर्टिक एडीएच का काम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन कि यूरिनेशन में कितना कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए यूरिन, कितना यूरिन निकालना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? एडीएच डिसाइड करेगा, ठीक है। ये हार्मोन्स थे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो हमारा कौन कौन सा हो गया ग्लैंड? हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, और नेक्स्ट ग्लैंड आपका आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है वो आपका हार्मोन जो रिलीज करवा रहा है, दैट हार्मोन इज मेलेटोनिन। अब कंफ्यूज मत होना आप मिलेनिन और मिलाटोनिन। मिलेनिन तो रिलीज हो रहा था फ्रॉम द मिडल पिट्यूटरी, ठीक है, जो स्किन को डार्क कलर दे रहा था, ठीक है। जो मेलाटोनिन है वो उल्टा होता है, स्किन को लाइट कलर देता है ये। प्लस आपका जो डे और नाइट साइकिल है, आपको पता है इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, तो 24 आवर जो साइकिल है आपकी बॉडी का, उसको मेंटेन करता है कौन? मेलाटोनिन, ठीक है। तो होता है ना, जैसे आप एकदम से कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में जाए या कुछ बहुत अलग जगह जाएं जहाँ पे टाइम थोड़ा चेंज हो इंडिया से, ठीक है, तो वहां जाएंगे आप तो आपको एटलीस्ट 1-2 दिन लगेगा अपनी बॉडी को अडेप्ट करवाने में। ये दिन रात का जो ये जो फर्क है उसको अडेप्ट करने के लिए आपकी बॉडी को टाइम लगेगा। तो टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि आपका ये जो पीनियल ग्लैंड है ये अपने आप को अडेप्ट कर रहा होता है फॉर दिस साइकिल। क्योंकि इंडिया में तो आपका जो 24 आवर डे साइकिल है वैसे बना हुआ है, अपने आप आपको कुछ समय बाद नींद आने लग जाती है, अपने आप आपकी जाग खुल जाती है एक समय, राइट। तो उसको थोड़ा सा चेंज करने में 1-2 दिन लगता है, फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। तो वो मेलाटोनिन है जो कि 24 आवर साइकिल आपका करवाता है। दूसरी चीज, आपने देखा होगा कि एम्फीबियंस में, जैसे ये गिरगिट होता है, चमेलियंस, ठीक है, जो गिरगिट होते हैं दे हैव द पावर टू चेंज देयर कलर, ठीक है, दे हैव दी कैपेसिटी टू चेंज देयर कलर, ठीक है। अब ये जो कलर चेंज कर रहे हैं वो गिरगिट, कभी ग्रीन, कभी ब्राउन, कभी येलो, कभी रेड, ये कैसे कर रहे हैं? ड्यू टू दिस मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन की वजह से जो एम्फीबियंस है उनमें कलर चेंज प्रॉपर्टी भी दिखता है आपको, ठीक है। और 24 आवर डे साइकिल या रिदमिक साइकिल मेंटेन करके रखता है आपकी बॉडी का, और लाइट कलर देता है स्किन को, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्लैंड आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बेसिकली कहाँ होता है? आपके नेक में इस तरह से दो थायराइड ग्लैंड आपको आगे को मिलते हैं, ठीक है, और पेयर में होते हैं ये। और इसके जस्ट पीछे अगर आप देखें थायराइड ग्लैंड के पीछे, तो हर थायराइड ग्लैंड के पीछे दो पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, दीज आर थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। और इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? इट फंक्शंस टू रिलीज टू टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। कौन कौन से? T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करवा रहा है? ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन दैट इज T4। नेक्स्ट चीज, आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज हॉर्मोन्स। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज हॉर्मोन्स। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ये हॉर्मोन्स रिलीज नहीं हो पाएंगे और आपको बीमारियां हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो अब देख सकते हैं हम कि कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। लास्ट टॉपिक है बस इस लेक्चर का, कि अगर तो आपको थायराइड
हार्मोन जो है, जिनको हम थायरॉक्सिन्स भी बोलते हैं, वो कम रिलीज हो रहे हैं, मतलब हाइपोसिक्रेशन हो रहा है। अगर हाइपोसिक्रेशन हो रहा है तो वो क्या करवा सकता है, प्रेग्नेंट है अगर लेडी, तो उसके बच्चे में क्रेटिनिज्म हो सकता है, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से। ठीक है, क्रेटिनिज्म में क्या है, बच्चा बहुत स्लो ग्रो होगा, उसका मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, दिमागी तौर पे थोड़ा बीमार हो सकता है, और जो जितना भी उसका बॉडी के फंक्शंस हैं वो ठीक ठाक नहीं हो सकते, रिटार्डेशन हो सकता है, स्टंटेड ग्रोथ, छोटा हाइट हो सकता है उसका। ठीक है, इंटेलिजेंट भी नहीं होगा उतना। ओके, तो इसलिए बोलते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनका आयोडीन, उनका थायरॉक्सिन, ये सब सही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर हमने थायराइड हार्मोन की करवा दी हाइपर सिक्रेशन, ज्यादा रिलीज हो रहा है थायरॉक्सिन, अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है तो क्या है, मतलब कि थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज होने की वजह से अपने ग्लैंड्स का साइज इंक्रीज करवा सकता है। थायराइड ग्लैंड का साइज अगर इंक्रीज हो गया तो वो क्या हो सकता है, कैंसर, कैंसर हो सकता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से क्या हो रहा था, क्रेटिनिज्म प्रेग्नेंट लेडीज में, और अगर हम अडल्ट्स में देखें तो इसकी वजह से आपको फीमेल में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखेंगे। ठीक है, जैसे जो 28 दिन का साइकिल होता है वो 28 ना होके 35 दिन का हो गया या 20 दिन का हो गया, ऐसे बहुत इरेगुलरिटी आ जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेडीज अडल्ट। ठीक है, पर अदरवाइज गोइटर वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, थायरॉक्सिन की कमी की वजह से गोइटर वगैरह भी हो सकते हैं। ओके, चलिए, so this was all about thyroid gland. In the next lecture we'll start with the parathyroid gland and we'll finish this chapter with the hormonal actions. इस टॉपिक से हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।